नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तरकश में। मैं हूं कवीन सचान और आज हमारे खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सचान जी। नरेश जी, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के बनते ही जो सबसे पहला कदम है वो पुलिस बड़ी हरकत में दिख रही है। रोमियो स्क्वाड की बहुत चर्चा हो रही है, कैसे आप देखते हैं नई सरकार के इस कदम को? नहीं, वैसे तो हम लोगों ने कहा कि नई सरकार बनी है, हम देखेंगे 6 महीने का सरकार को काम करने का समय भी देंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाया ये एंटी रोमियो क्या निकल आया नया अभियान। अभी मैं आज तक टीवी पे देख रहा था एंटी रोमियो अभियान, किस तरह कोई भी छात्र निकल रहा है, पुलिस पता नहीं कैसे पहचान ले रही है कि ये छेड़खानी करेगा या गुंडा है, लफंगा है। जिस तरह लड़कों को ऊपर का एक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल कहीं न कहीं उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, नए मुख्यमंत्री जी हैं, प्रशासनिक क्षमता उनको अपनी दिखानी है कि इतना न अधिकार पुलिस को दे दे कि पुलिस अति कर दे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस दिखाने के लिए कि हम सरकार के साथ हैं, वो एक कदम की बात होती है तो 10 कदम दौड़ने को तैयार दिखती है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कल तक जिस पुलिस की यही विपक्ष आलोचना करती थी, कल तक बीजेपी यही कहती थी कि थानों में, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सपा के थाने हैं, सपा के कार्यालय खुले हैं, वो पुलिस सपा के पूरे रिमोट पे चल रही है। तो आज सरकार बदलते वो पुलिस का बीजेपी के थानों में बदल गई या बीजेपी की हो गई। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि अभी तो कोई ट्रांसफ़र भी नहीं किए गए हैं, वही पुलिस है, वही थाने हैं, वही एसपी हैं, वही डीएम हैं। जब सारे अधिकारी वही हैं तो उन पर सपा की छाप या तो निकल गई या उस समय उनकी सोच थी गलत थी, या फिर ये सोचें अधिकारी किसी का नहीं होता है। अगला एक आदेश है जिसको लेकर मैं कहूँ कि लगातार विरोध चल रहा है, व्यापारी हड़ताल पर हैं, वो है मीट व्यापार को लेकर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का सरकार का आदेश। और उसके बाद हज़ारों की संख्या में जो उससे जुड़े लोग हैं वो इस कदम के विरोध में हैं और नई सरकार कह रही कि इस परंपरा जो कि पुरानी सरकारों ने डाली थी अवैध बूचड़खाने की, उसको हम रोक कर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, चुनाव में 2 चीज़ें घोषणा करी गई थी। अमित शाह जी जहाँ जाते थे वहाँ 2 घोषणाएं करते थे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ़ होगा और बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। उस समय अवैध शब्द नहीं था। आप चाहे पुरानी क्लिप निकाल लीजिएगा, आपके सामने खुद ही क्लिप आ जाएंगी, उसमें हो जाएगा हम गलत सही बोल रहे हैं या बीजेपी वाले सही बोल रहे हैं। तो देखिए, बूचड़खाने बंद होने चाहिए। मुझे तो नहीं दिख रहा बूचड़खाने। गुजरात तक में बूचड़खाने नहीं बंद है, मध्य प्रदेश में नहीं बंद है, छत्तीसगढ़ में नहीं बंद है, तो उत्तर प्रदेश में फिर क्यों? और अगर बूचड़खाने के नाम पर छोटे छोटी मीट की दुकानें, खाली ये सोच लेना मीट मुसलमान खाता है, मीट हिंदू नहीं खाता है, तो मुझे तो दिखाई देता है मीट की बिक्री हिंदू को मारे ज़्यादा है, मुसलमानों को मारे ज़्यादा नहीं है। नवरात्रि शुरू हो रही है, आप देखिएगा मीट की दुकानों पर 70% भीड़ कम हो जाएगी। तो मुसलमानों की तो कम नहीं, मुसलमान तो इतना गरीब है कि वो तो बड़े का मीट भी मुश्किल से ख़रीद के खा ले। उसे तो इसका बकरे का मीट तो जो 400-500 रुपये किलो बिक रहा है, वो तो शायद उनके लिए खाना संभव भी नहीं है। तो छोटे छोटे दुकानदार, मछली बेचने वाले, मुर्गा बेचने वाले, छोटी छोटी दुकानों पे जो मोहल्लों में लगाए हुए हैं, ये बूचड़खाने तो नहीं है। ये कहाँ पर से बूचड़खाने हुए? अगर एक बकरा काट दिया गया और बकरे के कटान को रोकना, तो फिर क्या बकरीद आप बनाना बंद करा देंगे? बकरीद पे तो ओपन कुर्बानी दी जाती है और पूरे विश्व में कुर्बानी दी जाती है, तो फिर पूरे विश्व में बंद कर दीजिए फिर कुर्बानी के नाम पर इन चीज़ों को। तो जो चीज़ है, अब मुर्गा को आप बंद कर दीजिए, पूरे देश में चलाइए, चिकन, बीफ, मटन पूरे विश्व में हर जगह मिलता है, तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? और बूचड़खाने के नाम पर अगर छोटे छोटे लोगों की दुकानें बंद कर दी, आम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा? फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होगी। और ये संदेश भी नहीं जाना चाहिए कि सरकार किसी जाति विशेष के विरोध में है। वो कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। करप्शन के जरिए ऐसी दुकानें चल रही थी जो कि सदियों से, कई दशकों से यूपी में बहाल थी और जो सरकारें थी वो उगाही करती थी और इसीलिए माहौल ख़राब था। जो एनओसी या फिर जो एक लाइसेंस की प्रक्रिया है वो दरकिनार थी और उसको हम लागू करेंगे। देखिए,
आज़ादी के बाद से हम करप्शन समाप्त होने का नारा सुनते चले आ रहे हैं। हमको भी करीब 40 साल हो गए, लेकिन करप्शन क्यों नहीं मिटा आज तक? अब तो आरटीआई भी लागू हो गया। उन्होंने कह दिया कि इतने दिनों में एप्लीकेशन का डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप दोषी मान लिए जाएंगे। तमाम आयोग बन गए, तमाम कमीशन बन गए। फिर ये क्यों बात उठ रही है कि लाइसेंस में पैसा लिया जाता, उसमें पैसा लिया जाता, उसमें पैसा लिया जाता? अगर आप संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अब कोटेदार की दुकान है, जो कोटेदार दुकान चलाता है, आप सोचिए वो एफसीआई के गोडाउन से जब माल लेके चलता है, एफसीआई की दुकान पे, गोडाउन पे उसको देना, इंस्पेक्टर को देना, डीएसओ को देना, पुलिस को देना, गांव के प्रधान जी को देना। अगर इन सबको उसको देना है और आप इस व्यवस्था को नहीं रोक सकते, डीएसओ ऑफिस को देना है, तो आप कैसे आशा करेंगे वो सही काम करेगा? जो भी व्यापार करता है आखिर कुछ प्रॉफिट के लिए तो व्यापार करता है, नहीं क्यों व्यापार करेगा, क्यों रिस्क लेगा? तो मैं समझता हूँ कि अगर नारों पे ना जाकर वास्तविकता पे हम उतरे कि कहाँ पर से करप्शन की जड़ें कहाँ पर हैं, तो शायद हम ज़्यादा सफल होंगे। खाली नारा देने से मैं सोचता हूँ करप्शन और विकास का बहुत दिनों से हम नारा सुनते चले आ रहे हैं, फिर भी हम विकसित देश हैं और करप्शन में रोज़ाना हम निचले पायदान पर पहुँच रहे हैं, हम ऊंचे पहुँचते नहीं आ रहे। विश्व रेटिंग में हर साल हिंदुस्तान नीचे पहुँच रहा है, तो करप्शन कहीं ना कहीं तो बढ़ रहा है, घट कहाँ पर से रहा है। और कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है, मुझे याद है जब नई सरकार आने वाली थी उस वक्त जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि हमने जो काम नहीं किए शायद नई सरकार करेगी, और जो कर्ज माफ़ी हो पहली कैबिनेट में शायद घोषणा हो जाए तो हम सबसे ज़्यादा खुशी मनाएंगे। हम तो खुद ही इंतजार कर रहे हैं। उस दिन बजट के जवाब में जब प्रधानमंत्री जी सदन में बैठे थे, मैंने वित्त मंत्री जी से पूछा था कि वित्त मंत्री जी कर्जा माफ़ी का आपका जनता से वादा था, किसानों से वादा था, आपने कह दिया था कि प्रदेश सरकार कर्जा माफ़ करेगी। प्रदेश सरकार नेशनलाइज बैंकों पे कैसे कर्जा माफ़ करेगी जब तक केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होगा? तो कर्जा माफ़ी होगा कि नहीं आया? वित्त मंत्री जी ने कहा था कि केंद्र सरकार कोई कर्जा नहीं माफ़ करने जा रही है, न किसी राज्य को कर्जा माफ़ी के लिए हम मदद करेंगे। तो फिर राज्य सरकार के सामने एक बड़ा संकट है, कैसे करेंगे? मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कर्जा माफ़ करे सब किसानों का तो करीब 60,000 करोड़ रुपए उनके ऊपर बर्डन आएगा। अब राज्य सरकार इसके लिए तैयार हो, इतना बर्डन तो ठीक है, बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का, लेकिन अगर एक राज्य ने किया तो ये बर्निंग ट्रेन है, गाड़ी के अगर एक कोने में आग लगी तो पूरे देश में उन्हें करना पड़ेगा सभी राज्यों को। तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या तो महाराष्ट्र में हो रही, आंध्र में हो रही, तमिलनाडु में हो रही। किसान कर्जे से लदा है, उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। आपने कहा था कि उपज का 1.5 गुना मूल्य दिलाएंगे, मूल्य मिल नहीं रहा, सब्सिडी आप घटाते चले जा रहे हैं, खाद बीज महंगा होते चले आ रहा, लेबर महंगा है, मार्केट है नहीं, तो फिर कहाँ पर से व्यवस्था होगी? आखिर किसान जिंदा कहाँ पर से रहेगा? आपको कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। या तो किसान को कर्ज ब्याज मुक्त करिए, या कर्जा फिर से माफ़ करिए, कम दर पे उसको ब्याज दीजिए। आज अगर एक किसान एक ट्रैक्टर खरीद ले तो खाली खेती से लोन नहीं अदा कर सकता जब तक उस ट्रैक्टर से लोडिंग का काम न करे। तो अगर ये अर्थव्यवस्था है तो आपको देखना पड़ेगा कि इस अर्थव्यवस्था को हम कैसे सुधारेंगे, और जब तक इसको नहीं सुधारेंगे तब तक ये नारे बने रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता किसान को कहीं पर से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में नई सरकार है, हालांकि सिर्फ अभी बयान ही आ रहे हैं, कोई स्कीम की घोषणा ज़रूर नहीं हुई है, लेकिन आपकी सरकार में हुए जो विकास के काम थे, जो बड़े काम थे, मैं कहूँ लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेसवे है, उस जैसे जो मेट्रो के काम थे, इनको लेकर एक वरिष्ठ मंत्री ने बयान दिया है कि ऐसे काम ज़रूर हुए हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी है कि इसका पैसा कहाँ और किसके खाते में गया, इसकी जाँच होगी। देखिए, पहली बार जब आदमी मंत्री बनता है बड़ा अपने आप में जोश होता है, लेकिन जब सरकारी कार्यों में लगता है तब उसे पता लगता है कि हम कहाँ पे हैं। आदमी सोचता हमारी बदौलत सरकार चल रही, हम जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन जब सरकारी जियो, सरकारी आर्डर, फाइलें जब आती हैं तब उसकी योग्यता पता लगती है, और पता लगती सरकार कैसे चलेगी।
है, नए मंत्री हैं, पहली बार का तजुर्बा है, इसी से शायद खुश होने कि हम सब पुराने कार्यों की जांच करेंगे। मैं तो राजनीति में इसका बहुत विरोधी हूँ। मैं जब भी मंत्री बना मैंने कभी नहीं कहा कि पिछले मंत्री ने क्या किया, हम उसकी क्यों जांच करेंगे, क्यों जांच करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर क्यों नहीं जाते हैं। और ये बदले की भावना जब सोच होती तो ये बहुत प्रजातंत्र में खराब होता है। उन्हें केंद्र सरकार से सीख लेनी चाहिए। मोदी जी ने तो कौन से उस पर आदेश करा कि हम पिछली सरकार की जांच करेंगे। शुरू में नारे जोड़ दिए थे, बाद में खुद ही काम में लग गए। अब आज 3 साल हो गए हैं, 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, उनको चिंता है कि हमने जितने वादे किए तो कैसे पूरे करेंगे, धरती पे हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आज पूरी सरकार इस चिंता पे लगी हुई है। तो नए नए मंत्री तमाम बने हैं, अभी यही सब भाषण थोड़े दिन बाद देंगे, लेकिन कहावत है जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे अपनी ऊंचाई पता लगती है। जब ये पत्रावलियों पे आएंगे तब मैं भी देखूंगा कितने मंत्री क्या आदेश करते हैं और क्या जनता को मिलता है। नरेश जी, ब्रेक से पहले का सवाल मैं चाहूँगा, राजनीति को लेकर जिस तरीके का प्रदर्शन आपकी पार्टी का रहा विधानसभा चुनाव में, किस तरीके से आपकी पार्टी ने देखा और क्या बड़ी चूक आपकी नज़र में लगता है जो कि इन चुनावों में आप समझ नहीं पाए जनता के मूड को या विपक्ष की रणनीति को? क्या बड़ा कारण आपकी नज़र में जिस पर आप ओवरकम करना चाहते हैं? देखिए, वैसे अखिलेश जी ने अपने को एक परिपक्व नेता साबित किया। मेहनत जितनी कर सकते थे उतनी मेहनत की, कोई कमी मेहनत नहीं करी। मीटिंगों में भीड़ भी बहुत आई। हम ये सोचते रहे कि विकास के नाम पर हमको वोट मिलेंगे, लेकिन वोट का ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता के नाम पर, जाति आधार पर ज़्यादा हुआ। और कहीं ना कहीं मोदी जी हिंदू मुसलमान की दूरी, जैसे उन्होंने 2-3 बातें कही जो लोगों के दिमाग में बहुत बैठी। कब्रिस्तान और शमशान की बात उन्होंने कह दी, ईद और दिवाली की बात कर दी। आदमी के दिमाग में पता नहीं, जबकि सरकार ने कब्रिस्तान को पैसा दिया, शमशान को भी दिया। जितनी बिजली ईद में दी उतनी दिवाली में दी, क्योंकि हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं कर सकते थे। अगर ईद में बिजली थी सिर्फ मुसलमान के मोहल्लों में नहीं थी, पूरे सभी जगह दी, सभी को बिजली मिली। लेकिन हम इस पर है कि हमने जो डेवलपमेंट किया है, हम चुनाव डेवलपमेंट पर लड़ रहे हैं और हमको डेवलपमेंट पे वोट मिलेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारे सरकार के ऊपर 2 जातियों का एक ठप्पा ऐसा लग गया। मीडिया ने ऐसा शो कर दिया कि जैसे मुसलमान यादवों की सरकार है। ओबीसी की बहुत सी जातियां जो हमारी वोट थी, बैंक थी, वो हमसे कहीं ना कहीं अलग हुई। मैंने तो इतनी तेज़ी से ओबीसी के खिसकते देखा तो मुझे खुद ही नहीं विश्वास था। तो वो कहीं पर से हमारी चूक हुई है। और मीडिया ने जिस तरीके से केंद्र के कब्जे में होकर, आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में न कहीं कत्ल हो रहा, न कहीं डकैती हो रही, कोई मीडिया में नहीं आ रहा। हमारे ज़माने में अगर एक भी कत्ल हो जाता था तो ऐसा लगता है सारा मीडिया चिल्लाने लगा, सारा अपराध उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य कोनों में नहीं है। हम कहते रहे एनसीबी की रिपोर्ट देख लीजिए, हम कहते रहे कि नेशनल के स्तर पे कहीं तुलना कर लीजिए। न मीडिया ने करी, न जनता ने तुलना करी, और ऐसा लगा अखिलेश की सरकार अपराधियों की सरकार है। बुलंदशहर में एक रेप कांड हुआ, हम सब ने दुख किया, हमने सब ने कंडम किया। 24 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़ गए, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में अब कोई सड़क पर चल ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश जो बनाया गया आप करें कि वो एक डीवाईएसपी मारे गए थे प्रतापगढ़ में, एक हमारे मंत्री को इन्वॉल्व करके ऐसा लग गया जैसे अपराधी मंत्री सारे अपराधी हैं। तो हम मीडिया को थामने में सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए? अब इस पर चिंतन चल रहा है, क्यों हमारे इन पे चिंतन चल रहा है। लेकिन चलिए, जो हार होती है उससे कुछ सीख मिलती है, और मैं तो कहूँगा अखिलेश इससे और परिपक्व होकर निकलेंगे। खाली सत्ता में आने से आदमी कमी नहीं समझ पाता है, जब विपक्ष में आता है तब आदमी को पता लगता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, विपक्ष में रहकर ही सही। और सीख विपक्ष में ही रह के मिलती है। सत्ता में रहकर इतना मोटा चश्मा आंखों में लग जाता है कि हमको नीचे दिखाई नहीं देता है। हम भी सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। चूँकि हम बहुत दिन विपक्ष में रहे, सत्ता में आए थे तो हमने चश्मा नहीं आंखों में लगने दिया। लेकिन जी हुजूरी, सलूट, सलाम, तमाम जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें हमको वास्तविकता नहीं दिखाई देती। वास्तविकता से दूरी बन जाती है, दूरी बन जाती चाहिए था।
वो भी एक हार का बहुत बड़ा कारण। चलिए नरेश जी, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ बड़े मुद्दे होंगे। बात होगी केंद्र सरकार के कामकाज की, केंद्र सरकार के कुछ ऐसे कदमों की जिसकी लगातार विपक्ष आलोचना कर रहा है, उसके पीछे की वजह और आगे का रास्ता। ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम तर्कश और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी, केंद्र में इन दिनों एक बड़ा मुद्दा है जो कि विपक्ष जिसको लेकर काफ़ी आक्रोशित है। मैं कहूँ कि सदन के अंदर लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। वो जो आयोग बने हुए हैं, अल्पसंख्यक आयोग है, इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, SC/ST आयोग है, इनको लेकर जो रिक्तियाँ हैं या फिर पदों को अब तक खाली हैं, भरा नहीं गया है। क्या वजह है? सरकार बार बार कह रही कि प्रोसेस चल रहा है और हम उस प्रोसेस के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की नाराज़गी क्या है? देखिए, 3 साल हो गए, प्रोसेस कितने दिनों चलेगा? देश में करीब 85% आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है, माइनॉरिटी की है। 85 नहीं 80 मान लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा है। 80% लोगों का अधिकारों की रक्षा करते हैं आयोग के माध्यम से लोग अपने को कहीं अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो आयोग उनको, बहुत से आयोगों को तो संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है, FIR भी लिखवा देते हैं, एक्शन भी करा देते हैं। तीनों आयोग केंद्र ने अभी तक गठित ही नहीं करे और ये भी नहीं बता रहे कब तक गठित है। कहना प्रोसेस चल रहा है। चुनाव के टाइम हम समझ नहीं पाए ये इन चीज़ों पर। अगर ये मुद्दा चुनाव में हम खड़ा करते तो शायद एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव का होता, लेकिन उस समय पता नहीं क्यों हम लोग चूक गए इस मुद्दे से। हम नहीं जनता के बीच खड़ा कर पाए और उसी में मोदी सरकार OBC वगैरह को ले गई कि पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक और शुल्क, तीनों आयोग खाली हैं। न चेयरमैन, न मेंबर, न आयोग फंक्शन कर रहा, न इन जातियों की भर्ती हो रही, न इनका बैकलॉग भरा जा रहा। आज हर क्षेत्र में इनकी उपेक्षा हो रही। केंद्र कोशिश कर रहा है कि ये हम घोषित कर दें कि इस जात के योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं और हम उन रिक्त पदों को फ्री करके अपने आप जिससे चाहें भर लें। तो एक तो इतनी बड़ी साजिश है समाज के उस वर्ग के साथ, जिस साजिश को हम लोग कैसे स्वीकार करेंगे? ठीक, हम चुनाव हार गए, लेकिन जनता की लड़ाई तो हम लड़ेंगे। हमें वेट करना पड़ेगा 2 साल पार्लियामेंट का, लेकिन तब तक हम जनता के बीच अपनी बात तो करेंगे। हम बात करें, नोटबंदी में हम अपनी बात नहीं जनता के पहुँचा पाए। मोदी जी ये कहने में सफल हो गए, जैसे मैं कल कह रहा था कि पहली सरकार है जिसने कहा अमीरी हटाएंगे और सरकार कहती गरीबी हटाएंगे। लेकिन पहली सरकार था जिसने कहा हम अमीर हटाएंगे और गरीब खुश हो गए। गरीबों को आशा हो गई हमको रुपया मिलेगा, चलो बड़े लोग फिट हो गए। लेकिन कौन बड़ा आदमी फिट हो गया मैं नहीं समझ पाया, कहाँ काला धन आ गया। लेकिन वो अपनी बात कहने समझाने में सफल हो गए, हम अपनी बात समझाने में नहीं सफल हुए। तो हमारा कहना है कि अगर आप ये घोषणा नहीं करेंगे, आप समय नहीं बताएंगे, अगर पार्लियामेंट में ठीक है लोकसभा में आप बहुमत के आधार पर सब कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में तो नहीं आपका बहुमत है, तो कम से कम यहाँ तो हम उस सरकार के गलत कामों को रोक सकते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, आप घोषणा करिए कि आप कब तक इन आयोगों का गठन करेंगे। क्यों नहीं अब तक 3 साल आयोगों का गठन हुआ? आप ये कह देते कि आपकी भी सरकार में ये नहीं हुआ, आपकी भी इतने दिन वैकेंट रहा, तो हमने जो किया उसका तो पनिशमेंट मिल गया है। अब अगर उसको आप भी करना चाहते हो, आप भी पनिशमेंट भोगने के लिए तैयार रहो। क्योंकि मुझे याद है कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर सवाल खड़े किए विपक्ष ने, तो सरकार ने कहा कि उसके ढांचे को भी बदलने की एक प्रयास जारी है, संवैधानिक दर्जा देने की बात सरकार कर रही है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि असल में ये रिजर्वेशन को खत्म करने की एक साजिश है। तो क्रीमी लेयर को लाने की बात कर रहे हैं। पहले तो आयोग तय करता था, मंडल कमीशन ने तय किया था कि कौन कौन जातियाँ पिछड़ी जात में होंगी, लेना तो उनमें से लेना पड़ेगा। अब तो आप कहते हैं कि आयोग नहीं रहेगा, हम केंद्र सरकार के जुम्मे करते हैं कि वो तय करे किन्हें किन्हें में पिछड़ी जात पर रखना है। उसमें क्रीमी लेयर को करना चाहते हैं। राम गोपाल जी ने उस दिन सदन में कहा कि कुछ जातियां तो चिन्हित हो गई कि जिनको इन्हें निकालना चाहते हैं। उसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, गुर्जर भी हैं, मौर्य समाज भी है। इन समाजों को तो वो निकाल देना चाहते हैं नया बुला के कि ये भी क्रीमी लेयर में है कि समाज बैकवर्ड नहीं रह गए। तो ये इसका हमने विरोध किया। हम कहते हैं कि नहीं, हम इसको कैसे, आप क्यों ले रहे हैं? आप एक व्यवस्था चली आ रही है, कौन तय करेगा पिछड़ा वर्ग कौन है? ये आयोग को दीजिए, सरकार क्यों होती? सरकार तो आप बहुमत में आ जाएंगे, अब तय कर देंगे। और तो हम इस बारे इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है
कि ये संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है और इसको राजनीतिक आप जो बना रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो वित्त विधेयक लाया गया, उसमें विपक्ष के दो बड़े आरोप हैं। चुनाव पारदर्शिता को लेकर सरकार बड़े दावे कर रही है। नरेश जी, आपने लगातार देखा, चाहे वो 20,000 से 2,000 के चंदे की बात हो या फिर दूसरे बड़े कदमों की, बॉन्ड की बात हो रही थी। आप लोग कह रहे हैं कि जो वित्त विधेयक के जरिए सरकार कुछ बदलाव कर रही है पिछले दरवाजे से, वो असल में पारदर्शिता नहीं बल्कि किसी खास पार्टियों को फायदा पहुंचाने की एक साजिश है। देखिए, वित्त विधेयक में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका फाइनेंस से मतलब नहीं है। तमाम आयोग को उन्होंने मर्ज कर दिया, तमाम ट्रिब्यूनल्स को समाप्त कर रहे हैं, तमाम अधिकारों को घटा रहे हैं। इसका फाइनेंस से क्या मतलब? आर्टिकल 110 जो दिया गया था कि फाइनेंस बिल कौन होंगे, तो 110 में बिल्कुल साफ लिखा था और कहा था कि स्पीकर जिस बिल पे दस्तखत कर देंगे उसको फाइनेंस बिल मान लिया जाएगा। और फाइनेंस बिल हमारे बनाए जाते हैं, सरकार करती है कि राज्यसभा को बाईपास कर दें, क्योंकि राज्यसभा को फाइनेंस बिल पे कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार इसी हमारे हर बिल को फाइनेंस बिल के रूप में ले आती है। मुझे याद है GST जब पास करा रहे थे तो ये कंडीशन हम लोग रखी थी कि जब दोबारा लाएंगे तो उसको फाइनेंस बिल के रूप में नहीं लाएंगे, लेकिन सुना उसको भी उन्होंने फाइनेंस बिल स्पीकर साहब से दस्तखत करके बनवा लिया है। तो इस तरीके से आप फाइनेंस बिल के माध्यम से, जैसे 2000 की बात की, चलिए ठीक है, लेकिन आपने कह दिया कि पूंजीपतियों के लिए हम एक बॉन्ड जारी कर देते हैं, जितने रुपए का चाहिए आप बॉन्ड ले लीजिए, आपका नाम सीक्रेट रखा जाएगा, बॉन्ड भी नाम से नहीं मिलेंगे, और आप बॉन्ड जिस पार्टी को दे देंगे उस पार्टी का चंदा हो जाएगा, पार्टी बताने के लिए बाध्य नहीं होगी बॉन्ड किसने दिया। तो ये तो सीधे सीधे सत्ता पार्टी को लाभ पहुंचा दे कि पैसा तो सत्ता पार्टी को लोग देंगे। अब हमको कौन देगा? कांग्रेस को कौन देगा या JDU को कौन देगा? छोटे दलों को कौन देगा चंदा? हमें तो जनता ही से इकट्ठा करना पड़ेगा, मेंबरशिप से इकट्ठा करना पड़ेगा। बीजेपी ने अभी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से करीब 4,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट खर्च किया, तो वो 4,000 वही ला सकते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? अखिलेश जी पावर में थे तो भी जितनी लिमिट कैंडिडेट के लिए रखी थी उतना भी रुपया नहीं हम लोग को दे पाए, सब बहुत कम कम रुपया हम कैंडिडेट को दे पाए। तो ये तो सीधा सीधा रूलिंग पार्टी को चंदा देने का एक बैकडोर से रास्ता बना दिया गया। हमने इसका इसी हमारे विरोध किया। EVM में हम कहते हैं कि VVPAT हमारे लगाइए कि पता तो लगे वोट किसको दिया, और मैं तो VVPAT को भी सीक्रेट में रखिए। हमने वोट दिया, स्लिप हमको दीजिए, हम वोट दे किसको दे आए। अब तो देश में जब आप CRPF, CISF सारी पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री लगा रहे हैं, तो अब तो कोई आतंक होता नहीं कि कोई धमका के वोट दे दे कोई हो जाएगा। अब जो फ्रीडम ऑफ द वोट हो गई हमको, तो ये पता नहीं लगे कि EVM मशीन से हम जिसे वोट दे रहे हैं उसे पढ़ तो रहा है, क्योंकि अभी शंका EVM पे भी हो गई। जिस राष्ट्र ने EVM जापान ने बनाई थी, क्यों नहीं वहाँ EVM इस्तेमाल कर रहे हैं? अमेरिका में क्यों नहीं EVM इस्तेमाल कर रहे हैं? यूरोप में क्यों नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम लोग को शंका है। हमने कहा इस पर डिबेट करो, तो अच्छा है माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से जानकारी है कि करीब 3200 या 3300 करोड़ के आसपास का जो खर्च है वो लगातार डिमांड हो रही है, लेकिन सरकार से मिला नहीं पिछले कई वर्षों में। हम लोगों ने बात भी उठाई कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, नहीं हरदम लॉ मिनिस्टर को लिखते या फाइनेंस मिनिस्टर को लिखते, लेकिन जब उनके पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि रुपया उपलब्ध कराइए जिससे हम पूरे देश की मशीनों में VVPAT लगाएं और निष्पक्ष चुनाव हो। अगर इलेक्शन कमीशन बात की मांग कर रहा तो उसको मतलब उसका भी शक कहीं पर से है। तो फिर इलेक्शन कमीशन से क्यों बयान दिलाया जा रहा है कि नहीं हमारी जो मशीन है वो EVM मशीनें बहुत ठीक काम कर रही हैं, फिर VVPAT क्यों मांग रहे हैं आप अगर ठीक काम कर रही है? तो इस चीज़ों को हम लोगों ने सदन में उठाया है। अब देखिए बहुमत की सरकार है, क्या निर्णय होता है, लेकिन मैं कहूँगा निष्पक्ष चुनाव के लिए अगर VVPAT लगे तो जो वोट पड़े हर वोटर को उसकी पर्ची मिलनी चाहिए, जिससे वो समझ सके हम कहाँ वोट देंगे। एक आखिरी सवाल नरेश जी, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से सरकार को आप लोग घेर रहे हैं, सरकार के मंत्रियों के पिछले कई दिनों में बयान ये हैं कि बड़े मुद्दों पर जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं
तो राज्यसभा में विपक्ष हमें रोककर हमारे विकास के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तो अच्छा है कि डेमोक्रेसी में जब बनी थी तो 2 सदन बनाए गए और उनका अधिकार दिया गया। मैं जान रहा हूँ कि जिस दिन इस सदन में राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा बीजेपी का, उस दिन वन वे ट्रैफिक चलेगा और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की बू आएगी, जो इससे पहले कांग्रेस के ज़माने में भी आ चुकी है। इमरजेंसी में यही आरोप लगता था कि अब देश में डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप है। दोबारा ये चीज़ ना आए तो इसके लिए तो सरकार को धन्यवाद अदा करना चाहिए, जनता को धन्यवाद अदा करना चाहिए कि लोकसभा के बहुमत के आधार पर जब डिस्कशन नहीं हो रहे हैं, आप भी दोनों सदन के डिस्कशन सुनते होंगे, लोकसभा का डिस्कशन और राज्यसभा के डिस्कशन में कितना अंतर है। राज्यसभा में हम एक एक चीज़ों को उठाते हैं, एक एक चीज़ बात कहते हैं, जनता सुनती भी है। मुझसे तो बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग तो राज्यसभा का चैनल सुनते हैं, हम लोकसभा का नहीं सुनते, क्योंकि राज्यसभा में डिबेट ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। सरकार सहमत के रास्ते पर चलनी चाहिए कहा जाता है। नरेश जी, लंबा आपका अनुभव है, लेकिन सहमति अब राजनीति से दूर क्यों है? ये हम डेमोक्रेसी में नहीं समझ पाए। जितना कॉन्फिडेंस में लोग उतने अच्छे निर्णय होंगे। हम कोई देश की प्रगति नहीं रोकना चाहते हैं, हम कभी देश के विकास में स्पीड ब्रेकर नहीं बनना चाहते हैं। देश की रक्षा सुरक्षा में हमने कभी विरोध नहीं किया। जब भी पाकिस्तान या देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, हम सब ने इस बात को कहा। जब भी कश्मीर का मुद्दा आया, हम सब ने इस बात को कहा कि जहाँ राष्ट्रीय प्रश्न हैं, हम राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, हम राजनीतिक मुद्दों को छोड़ देंगे। लेकिन जहाँ राजनीति की बात आएगी, हम राजनीतिक, हम साधु नहीं हैं, हम राजनीति करने आए, हम राजनीति के हिसाब से चलेंगे। तो हम जब इस बात का विश्वास दिला रहे हैं, तो बहुमत की सरकार क्यों नहीं हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिल रही? क्या दिक्कत उनको हो रही है? अगर कॉन्फिडेंस मिले, चर्चा करें, तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे और जिस देश को हम देखना चाहते हैं वो देश निकल गया है। चलो, उम्मीद करते हैं कि सहमत के साथ रास्ते पर आगे बढ़ेंगे सरकार और विपक्ष, और जनहित के काम, देश की तरक्की के लिहाज से जो योजना है वो तैयार होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए। तो तर्कश के आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और नई हस्ती के साथ। नमस्कार।